शुक्र है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैप्टर नंबर 7 का एक कंटेंट जो कि फुल फ्लेज मॉडल की शक्ल में था, दैट नेम वाज पोर्टर 5 फोर्सेस, वो हमने पढ़ लिया हुआ है। कल हमने चैप्टर 7 के जो थोड़े से मिसलीनियस टॉपिक थे जो बिल्कुल आगाज़ में थे कि कस्टमर क्या होता है, मार्केट किसे कहते हैं और मार्केट और कस्टमर की टाइप्स कितनी होती हैं। तो जितनी कस्टमर की टाइप्स हैं उतनी मार्केट की टाइप्स हैं, और वो किस पर बेस कर रही होती हैं, प्रोडक्ट वाइज या उसकी जो भी फैशन वाइज, एज वाइज और वट एवर। तो ये सारे के सारे कंटेंट मार्केट या कस्टमर की टाइप्स के अंदर डिस्कस होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये तो खैर शायद मेरा नहीं ख्याल कि मेरा इधर जाएगा सवाल को इस सॉल्व करने के, लेकिन जो अदर दो एरियाज थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उनमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी स्ट्रैटेजिक स्पेस या स्ट्रैटेजिक गैप, वट एवर द नेम, 4 नाम इस्तेमाल कर सकता है वो, स्ट्रैटेजिक स्पेस या स्ट्रैटेजिक गैप या मार्केट स्पेस या मार्केट गैप, ये नाम वो इस्तेमाल कर सकता है। और उसको आपने चंद लफ्ज़ों में लिखना है, और जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी उस तरह कोई एक आधी एग्जांपल बना के कि भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन है 4, आप चाहे तो कंपनी का नाम लिख सकते हैं कि ABCN कंपनी, BXYZN कंपनी, डी, वो आपकी मर्जी है, चाहे ABC लिख दें चाहे उनका नाम लिख दें, तो एग्जामिनर को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस एग्जामिनर को बात समझ में आनी चाहिए, जो बात आपने एक्सप्लेन की है उससे वो बात पता लग जानी चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। और फिर जो डायग्राम आप बनाएंगे उस डायग्राम को फिर 4, 5, 6 लाइनों में, 10 लाइनों में एक्सप्लेन भी करेंगे आप, तब कहीं जाके आपको नंबर मिलेंगे, वरना खाली डेफिनेशन पर नंबर बिल्कुल नहीं मिलने। और इसी तरह उससे अगला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने बाकायदा तौर पर जो है वो स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स के बारे में देखा था। और मोस्टली स्ट्रैटेजिक स्पेस और स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स को पढ़ना, दोनों को साथ साथ पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप किसी एक एरिया ऑफ द मार्केट को फोकस करके बैठा होता है, और फिर जहाँ वो कुछ किसी एक ग्रुप की नज़र नहीं है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो काम करने जा रही है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर पायनियर होंगे और आप फर्स्ट मूवर होंगे। लेकिन आप फर्स्ट मूवर बहुत देर तक नहीं रहेंगे, जैसे ही आप पहुँचेंगे यकीनन आपको देखकर महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद लोग आपको फॉलो करते करते पहुँच जाएंगे। इसी वजह से जब हम बात लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना स्ट्रेटजी, कल मैंने बताया था स्ट्रेटजी क्या होती है, वे ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। तो याद रखिए 2 तरह की स्ट्रेटजी होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, या फॉलोइंग स्ट्रेटजी होती है, लीडिंग स्ट्रेटजी होती है। लीडर कौन होता है? फर्स्ट मूवर, जिसने पहली मरतबा आना वो लीडिंग स्ट्रेटजी पर काम करता है, क्योंकि वो काम पहले किसी ने नहीं किया होता। बाद में आने वाले फिर उसी को फॉलो करते हैं। जैसे कल मैंने आपको डाइवो की मिसाल दी थी, आल दो के फैसल मूवर बीट कर चुका है आल दो। अगर मैं दोनों के रेवेन्यू के लिहाज से बात करूं तो फैसल मूवर रेवेन्यू के लिहाज से डाइवो से बहुत ऊपर जा चुका है। तो मैं अगर देखूं तो, लेकिन क्या ख्याल है बच्चे, फैसल मूवर ने फॉलो तो किया ना अपने डाइवो को। तो ये डाइवो तो फर्स्ट लीडर था, जो मार्केट में आके उसने अपनी वैल्यू बना ली है ना, वो अब दोबारा कोई दूसरा आके उससे ऊपर चला जाए लेकिन लीडर वही रहेगा। तो उस लीडरशिप की वजह से हमें यही कहना पड़ेगा कि स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट करने वाले 2 तरह के बिजनेस होते हैं। एक वो बिजनेस जो लीडिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, लीडर वो होता है जो काम उसने किया होता है वो पहले किसी ने नहीं किया होता। अब आपके पास अल्फाज का मजमुआ बन चुका है कि आप कह रहे हैं कि जो काम पहले नहीं किया हुआ, इससे क्या मुराद है, तो आप कहेंगे उसने स्ट्रेटजिक स्पेस ढूंढ ली हुई है। उस स्ट्रेटजिक स्पेस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसने उसको इम्प्लीमेंट किया, इसलिए वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले गया। बाद में आने वाले फिर उसको आहिस्ता 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 उसी को फॉलो करते हैं। और मैंने कहा था कि एक तरीकाकार क्या होता है, आपने किसी को लीड करना है ना, जो पहले से लीडर है उसको लीड करना है, तो उसका तरीकाकार है कि पहले उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के बाद उसके बराबर आएंगे, बराबर करने के बाद फिर आगे जाएंगे। 3 स्टेप में आप लीड करते हैं उसको। तो याद रखिए एक कॉन्सेप्ट है, जब आई डोंट नो कि आपके कोर्स में आता कि नहीं आता, लेकिन कुछ मालूमात की हद तक है। मैंने आपसे कहा 2 तरह के लोग होते हैं मार्केट के अंदर, या तो कौन होते हैं, या फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन जो लीडर को लीड करने के लिए लीडर के पास पहुंच जाते हैं, सुनने सब लोगों की बात, जो लोग लीडर को लीड करने के लिए लीडर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं उन्हें चैलेंजर कहते हैं। चैलेंजर्स आर नॉट लीडर बट हैव एबिलिटी टू लीड। चैलेंजर्स आर not leaders but have ability to lead, and they can lead anytime, they can become a market leader anytime. Is it right? तो ये बेसिकली याद रखिए कि हर फॉलोअर जो होता है वो चैलेंजर नहीं होता और हर लीडर फॉलोअर भी नहीं होता,
लेकिन याद रखिए कि बहुत सारे चैलेंजर ऐसे होते हैं जो किसी भी वक्त लीडर बन सकते हैं, उनमें लीडर बनने की सलाहियत होती है और उनमें ख्वाहिश भी होती है, लेकिन एक वक्त में लीडर हमेशा रहता है। और लीडरशिप की बुनियाद हमें मालूम है किस पर बुनियाद पर होती है? इसका ताल्लुक मार्केट शेयर के साथ ही होता है। जिसके पास मार्केट शेयर ज़्यादा है, इससे क्या मुराद है? जिसने जितने ज़्यादा कस्टमर अपनी तरफ गेन कर लिए हैं, जिसने ज़्यादा जिसकी प्रोडक्ट मार्केट में बिकती है, उसे हम कहते हैं कि वो क्या है? मार्केट लीडर। तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है BCG, बॉस्टन कंसल्टेंट ग्रुप। बड़ा ही मशहूर टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। प्लस माइनस के साथ एक सवाल है, दुआ करें कि आपको प्लस माइनस ही आए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जब ये थ्योरी पर सवाल करता है फिर ये तंग करता है। इसलिए कि अब आप लोगों को चूँकि तैयारी भी और आपका जहन भी यही बना हुआ है कि हमने कोई चीज़ अप्लाई करके सीखनी है, तो जब ये उससे हटेगा तो फिर यकीन हमें तंगी ज़रूर होगी। लकीली BCG का सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आता ही नहीं है, सिंपल सवाल आता ही नहीं है। BCG का सवाल होता ही अप्लाइड है। सब लोग सुन रहे हैं मुझे? BCG का सवाल होता ही अप्लाइड है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप किसी और अंदाज से देख सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हम सबसे पहले किताब या कोई भी थ्योरी पढ़ते वक्त सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम उसके एग्ज़ाम के सवालों को देखते हैं कि एग्ज़ाम में सवाल कैसे आता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पेस्टर का भी बता चुका हूँ आपको, पैटर 543 का भी बता चुका हूँ। मैंने साथ में ये एक रिक्वेस्ट भी की थी कि आपसे भी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक अलग पेज, 2-3 पेज बना लें जिसमें आपको जो मैंने 10 चीज़ें पढ़ानी है ना, इनकी आपके पास एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का स्टाइल है वो आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तंगी आप तब होते हैं जब आपको ये पता नहीं होता, चीज़ आपको पूरी तैयार होती है, क्वेश्चन का स्टाइल का नहीं पता होता, फिर आप तंग होना शुरू होते हैं एग्ज़ाम के दौरान। तो बच्चे, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप के एग्ज़ाम के लिहाज से अगर बात करूं तो इसके एग्ज़ाम को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं। इसमें भी अप्लाइड, गो के मैंने कहा कि इसमें सिंपल सवाल नहीं आता, लेकिन इसका एक अंदाज़ है वो सिंपल सवाल का, वो मैं आपको बताऊंगा। वो आपको यहाँ वो एग्ज़ाम में कभी कभार आ सकता है और वो हमने तैयार भी करना है। गो के वो 2 लाइनों से ज़्यादा नहीं है, 2 लाइनें हैं उसकी याद करने के लिए। क्रिटिसिज्म और या फिर सॉल्यूशन या स्ट्रेटजी। अब बच्चे आप कहेंगे स्ट्रेटजी तो एक मुश्किल काम होता है, लेकिन बच्चे इसकी बनी बनाई स्ट्रेटजी अवेलेबल है, ये आपने सिर्फ याद करनी है। और याद करेंगे, किताब में भी मौजूद है, मैं भी यहाँ इंशाल्लाह भी आपसे डिस्कस करता हूँ। ये सिंपल होगा, इससे मुराद है जो आपने याद किया हुआ आपने एज इट इज़ लिखना है। लेकिन मैंने आपको एक बात शुरू से बताई हुई है, सिंपल से मुराद बिल्कुल सिंपल नहीं है। ऐसे ही सवाल में कोई आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह ऐड करना है। मिसाल के तौर पर जो अगर फॉर एग्जांपल जो हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं उस पर इको कार का सवाल है, तो आप कहेंगे इको कार का नाम लिख के और आगे फिर आगे उसका आंसर आप ऐड करेंगे। आप ये नहीं कह रहे होंगे एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल डू लाइक दिस, फलाना फलाना फलाना, ऐसे नहीं करेंगे। आप बाकायदा कंपनी का नाम लिखेंगे और मुमकिन है कोई लफ्ज़ों का हेर फेर आप उल्टा थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, बस अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। ये दोनों सा थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। यूँ समझ लीजिए कि सिंपल सवाल में 90% सवाल तो बुकिश होता है, लेकिन 10% को आपकी तरफ से एडिशन होता है। ऐसे 10% को 5% भी कर लें आप तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन एक पढ़ने वाले को ये लगना चाहिए कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का सवाल लिखा जा रहा है, बस ये बात आप ज़हन नशीन रखिए। जबकि बच्चे अप्लाइड सवाल में आपके पास दुनिया जो है वो फिर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एनालिसिस या सॉल्यूशन। ये वाला काम औखा काम है जी,
ये वाला सोल्यूशन, जो कि ये अप्लाइड होगा, ये आपको खुद से मैनेज करना होगा हालात के मुताबिक, जो कि इतना आसान नहीं होगा। ये बात जहन नशीन रखिए। और ये आ सकता है एग्ज़ाम में, और लकीली लास्ट एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। गो के नंबर बहुत थोड़े थे, लेकिन बच्चे हमें तो एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करनी है, एक एक नंबर के लिए। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं यार एक ही नंबर है फिर क्या हुआ। मैं कहता हूँ एक नंबर सबसे पहले उसी को पकड़ना है, इसलिए कि एक एक नंबर की मार 49 वाले को पता होता है कि एक नंबर की अहमियत क्या होती है। चले ना आए, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि 49 वाले को तो पता होता है ना कि अहमियत क्या है एक नंबर की। तो इसलिए 1 मार्क्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसका बड़ा ख्याल रखना है हमें। असल में आई कैप आपको बताता नहीं है कि आपके 49 है, होते 49 है अल्टीमेटली। जी हाँ, नहीं करते पास, ये आपकी सोच है जी, पास नहीं करते। ये बात बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि वो आपको बताते नहीं हैं, लेकिन वो ऐसे पास नहीं कर सकते। ये सोल्यूशन, ये वैसे कि याद रखिए एक स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया के अंदर। आप तो बहुत लकी हैं कि आपको कम से कम आपको दिल को वो तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, फिर भी आपको मॉडिफाई करके पीछे 47 या 48 लिख देते हैं। मैं जो ACCA को पढ़ाता हूँ, ACCA में 49.5 वाले तक नंबर आते हैं और बंदा फेल होता है। दिल का जोर लगा ले, आप उसे 0.5 मार्क्स नहीं ले सकते। वो कहते हैं कानून है, इसी का नाम तो एथिक्स है, जो आपने आगे जाके चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है। एथिक्स किस चीज़ का नाम है? एथिक्स तो यही कहती है ना कि जो कानून है उसके मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए, और उसके मुताबिक फिर दिल में कोई नरमी वाला गुंजाइश नहीं है कि मैं कहूँ यार इसने चूँकि कत्ल किया हो, यार भाई मैं इसको मारूंगा 2 बंदे कत्ल हो जाएंगे, 2 बंदे मर जाएंगे। ये कानून नहीं है। जब इसने कत्ल किया सज़ा तो मिलनी है। कौन भाईजान? आपकी इतला के लिए अर्दा है कि मुझे जो है बेसिकली CA वालों को तो वैसे ACCA वालों से ज़्यादा खार होती है थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन मैं चूँकि ACCA और CA चूँकि दोनों को पढ़ाता हूँ, और आज से नहीं पढ़ा रहा, बहुत लंबे अरसे से पढ़ा रहा हूँ, और सिर्फ यहाँ पर नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर तक पढ़ा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें ऐसी कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। जितनी टाइट मार्किंग ACCA में होती है आपके CA में नहीं होती, लेकिन उस बच्चों की ग्रूमिंग और अंदाज से हुई होती है। वो पहले दिन से केस स्टडी बेस्ड तैयारी करते हैं। पहले दिन से आपका आगाज़ पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे हुआ होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे करते 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 कहानी। ये तो आई कैप को दुआएं देनी चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है हम बहुत सारे टीचर हज़रात का भी इसमें हाथ ज़रूर है कि हम हर मीटिंग में आई कैप को क्रिटिसाइज़ करते थे कि यार आपने ये क्या सवाल बनाए हुए, एक्सप्लेन पोर्टर 5 फोर्स, एक्सप्लेन 4 लेग ऑफ पोर्टर 5। ये कोई सवाल होता है? कोई सवाल बनाना है, कोई मल्टीपल, वो आगे कहते थे आप बना दें। अब जब हम बनाएंगे तो फिर या तो उसको एक्सेप्ट नहीं करें ना आप, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते उस चीज़ को। फिर आहिस्ता 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 कुछ आप जैसे नौजवान जो दोबारा CA करके इस इंडस्ट्री में पहुँचे हैं, और पुराने बाबे इंडस्ट्री से निकले हैं, जिन्होंने CA भी नहीं किया हुआ था, वॉलंटरली डिग्री नहीं हुई थी CA की, वो बराजमान थे इस पूरे की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अब चूँकि वहाँ पढ़ा लिखा नौजवान पहुँचा, तो उसे पता है कि यार नौजवानों के पढ़ाई के मसाइल क्या होते हैं। तो अब उसको सामने रखते हुए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसमें बाकायदा तौर पर अप्लाइड सवाल, ये जो आपको कैफ लेवल पे नज़र आ रहा है, ये पेपर पहले BMBS होता था, BMBS के नाम से। उसके पास पेपर उठा के देखें, मैं एक भी सवाल वहाँ से नहीं कराता, इसलिए कि वो सवाल में लिखा ही होता है एक्सप्लेन व्हाट इज़ फलां, एक्सप्लेन व्हाट इज़ दिस, एक्सप्लेन व्हाट इज़ दैट, बस। राइट अ नोट ऑन पेस्टल। अब मुझे बताइए पेस्टल पर नोट लिखने पर क्या ख्याल है? हमको यहाँ पर बैठ के ऐसे लिख रहे हैं यार कोई? तो ये इस तरह के सवाल होते थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह आई कैप ने जो 2021 की स्कीम बनाई है, इसमें कमाल कर दिया आई कैप ने, ग्रिड्स को फॉलो करना। वरना आई कैप ने कभी ग्रिड्स को फॉलो नहीं किया था। लिखा 35 होता था, पता लगे 65 नंबर के सवाल वहाँ से आ रहे होते थे। लिखा होता था कि यहाँ से 65 लिखा है, 10 नंबर के सवाल आ रहे होते थे। वो बच्चा परेशान होता है, बताओ यार मैं ग्रिड को फॉलो करूँ कि ना करूँ, किस पर फोकस करूँ, किस पर फोकस ना करूँ। ये तो अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने जो है इस सारे निज़ाम को आप लोगों के लिए तब्दील कर दिया। आप ही वो खुश नसीब है ना जो आपसे पीछे वो तो बेचारे तकलीफ़ काट चुके हैं। तो वो आप खुश नसीब लोग हैं कि अब आपको वो मसाइल का सामना करना नहीं पड़ेगा, और ना पड़ रहा है। ये देखें कैफ लेवल पे आपने थोड़े छोटे केस स्टडी पढ़ ली है, फिर CFAM में जाएंगे, सारे पेपरों में बड़ी केस स्टडी, पेज की एक पेज की केस स्टडी हो जाएगी। फिर माशाल्लाह जब आप MS2 में जाएंगे फिर 2-2 3 दिन। तो देखिए ग्रेजुअली आपको इंप्रूव किया जा रहा है, ग्रेजुअली, कि पहले छोटे लेवल पे, फिर उससे बड़े लेवल पे, फिर उससे बड़े लेवल पे। वरना पहले क्या होता, बच्चा शुरू से लिखता हुआ आ रहा है एक्सप्लेन पेस्टल, एक्सप्लेन पोर्टर करते करते MS2 में जाके सीधा एकदम जाके केस स्टडी। वो बेचारे की चीखें निकल जाती थी कि मैंने तो ज़िंदगी में केस स्टडी कभी देखी नहीं है। दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस। जबकि इसके बरक्स आप ACCA में जाएंगे तो इसी के पहले पेपर से केस स्टडी शुरू हो जाती है। तो ये इसलिए उनका अंदाज़ ही बहुत डिफरेंट है पढ़ने का, पढ़ाने का। जी बच्चे, एनालिसिस की तरफ हम जा रहे थे। आगे चलते हैं जनाब। सवाल में एक थोड़ा सा टर्न आएगा आपके लिए। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर।
फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। बाकायदा तौर पर एग्जामिनर ने आपको बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप के अंदर फाइनेंशियल डाटा दिया होगा, फाइनेंशियल डाटा को आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। और नॉन फाइनेंशियल में आपने बिल्कुल जो है वो बुकिश डिसीजन लेना है जी। होगा अप्लाइड, लेकिन किताब की थ्योरी याद करके उसको एज सीधी सीधी अप्लाई कर देंगे बस। तो इसलिए इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ देखते हैं। ये है सबसे मुश्किल तरीन काम, ये सोचे बगैर समझे बगैर। लकीली हमारे पास सवाल मौजूद है और मैं ये सवाल आपको इंशाल्लाह कुछ प्रोवाइड भी करूँगा इससे रेलेवेंट, लेकिन आप ज़रा देखिएगा इतना आसान नहीं होगा इस पर। लेकिन यहाँ एक अय्याशी ज़रूर है जो आप जानते हैं, आपके अगर कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी रीज़न बहुत वैलिड है, तो चाहे गलत है नंबर मिल जाते हैं इसके ऊपर। ये है इसकी खूबी। और इस पर इसी वजह से नॉर्मल रूटीन में स्टूडेंट मार्क्स ले भी जाता है, इसलिए कि वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के, चूँकि वहाँ पर परसेप्शन वैसे ही मुख्तलिफ होती है एक स्टूडेंट की, पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो वो कॉन्सेंट्रेट करते 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 कुछ ना कुछ लिख ही जाता है। तो एग्जामिनर वैसे तो पहले थोड़े नंबर पे सवाल देता है, ये 2 नंबर 3 नंबर का सवाल होता है ये, और उस पर अगर आपने कुछ लिख भी दिया तो एक आधा नंबर, 1.5 नंबर, हाफ 50% नंबर आप ले ही जाते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत है एक ऐसे मुश्किल पे एरिया पे जिसकी आपकी प्रैक्टिस भी नहीं है, और आप प्रैक्टिस ना होने के बावजूद वहाँ से कुछ मार्क्स गेन कर लें, ये बड़ी कमाल की बात है। आप देखिए बच्चे, सोल्यूशन यहाँ भी था, लेकिन ये सोल्यूशन जब आएगा तो ये आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा ये किस सोल्यूशन की बात हो रही है। इस सोल्यूशन में वो बाकायदा आपको एरिया आइडेंटिफाई करेगा कि इसके ऊपर बताओ इसका सोल्यूशन क्या है, तो वो एक काम मुश्किल होता है, वो काम इतना आसान नहीं हो। इज इट राइट? बहरहाल मैं मशवरा ये दूंगा, ये मेरा बीइंग अ टीचर मशवरा है। सिचुएशन आई है, सिचुएशन को अप्लाई करना है और सिचुएशन वाइज सोल्यूशन है। पहले इसकी 2 लाइनें लिख दें, ये आपको सपोर्ट करेंगी। ये मेरा एक, आप मेरी तरफ से ये एक रिकमेंडेशन है। आंसर आपने सोल्यूशन वही लिखना है, होना आंसर यही है, मैं आपको बता दूं, लेकिन वो ज़रा तरतीब मुख्तलिफ होती है। यहाँ से कुछ वर्ड्स लें, यहाँ से कुछ सेंटेंसेस लें, पहले वो लिखें एक मरतबा अपने आप को उस लेवल पे, लेकिन मैच ज़रूर कर लीजिए, कॉमन सेंस ज़रूर इस्तेमाल करनी है कि क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चे बिलफर्ज आपको लग रहा है कि यहाँ सिचुएशन में इसके बिल्कुल उल्टा है, तो इसका एक लिखने का तरीक़ाकार होता है। इसमें आप शुरू में लिखें कि एज पर द BCG थ्योरी दिस मस्ट हैपन बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दिस इज नॉट अप्लाइड है। ये अब आप यूं भी ले सकते हैं, यानी आपने ये बात बता दी है कि होना ये चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक, इस सिचुएशन के मुताबिक ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये इतना पावरफुल आंसर बन जाएगा कि एग्जामिनर को ये पता है कि BCG लिखने वाले ने तो ये स्ट्रेटजी दी थी, लेकिन हालात और वाक़यात के मुताबिक इसमें कुछ तरमीम है। अब अगर वो तरमीम आपको पता नहीं भी, सही आपने गलत भी लिख दी है, सही प्रूव भी नहीं कर सके, तो ये जो लिखा होगा ना, ये आपको कम से कम कुछ ना कुछ पे बैक ज़रूर करेगा, ये आपको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर देगा। इज इट राइट? तो ये बात आप याद रखिएगा, सिचुएशन के मुताबिक ये मसला आपने यूँ हल करना है। ये ज़रा इसको नोट डाउन कर लें बच्चे, चूँकि ये बहुत बड़ा चार्ट है इसका, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं समझने वाली। तो इसलिए ये अगर आपका नोट डाउन है आपके पास, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके पास, आपने तमाम की तमाम चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज कर ली हैं। अब मैं इसके बाद BCG को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये उतार लिया सब लोगों ने जी? yes, आगे चलूँ जी? ऑल ऑफ यू गुड? सॉरी, अच्छा। लेकिन आप आइए पहले, सबसे पहले BCG को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इसको समझने की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जी बच्चे, सर एक प्रॉब्लम है सर। जी बताइए सर, जब आप जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, जैसे आपने पेस्टल और दूसरा पोस्टल 5 कोर्स पढ़ाया सर, उसके बाद आपने क्वेश्चन दिए हमें, तो हमने घर के किए नहीं किए वो अलग बात है सर, लेकिन वो आप सर डिस्कस तो करें, मतलब ताकि हमारा। बेटे आपका ख्याल है कि अगर मैं सर सवाल ही करता रहूँगा तो मैंने क्लास नहीं पढ़ानी मेरी, तो आप लोगों ने 40 आवर्स दिए हैं पढ़ाने के लिए, ज़रा टाइम तक आज चेक किएगा। 10वीं क्लास है आज, तो 10वीं क्लास 1.25 घंटे क्लास होती है, तो आप ज़रा टाइम नोट डाउन कर लें। तो ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि अब एक क्वेश्चन से हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। मैंने तो आपको कर्ज की 3 प्रैक्टिस में सवाल मेरी जिम्मेदारी है। क्लास में मैंने बताया था, 1 सवाल 2 सवाल मैं क्लास में कराता हूँ और 1 सवाल देता हूँ आपको टेस्ट में, और टेस्ट का सवाल मैंने ज़रूर डिस्कस करना है।
तो 3 सवाल हो सकते हैं। आप तो बच्चे हर दफ़ा हर नई सिचुएशन, तो बिल्कुल मैथ वाली बात है कि मैथ में आपने 4 सवाल कर लिए तो आप कहेंगे पूरी मशक कराएं, तो पूरी मशक तो टीचर नहीं करवा सकता आपको। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपने सवाल सॉल्व किया, आपको एक जगह पर सवाल के आंसर में कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि ये था, आप वो बात मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ये मकसद होता है। हाँ, मैं आपको ये नहीं कहता कि मुझे बच्चा कह दे कि सर ये पूरा सवाल जरा डिस्कस करें, तो बच्चे ऐसा नहीं हो सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि आप कहेंगे सर देखिए आपने क्लास में बताया था कि पॉलिटिकल सिचुएशन के मुताबिक ये हालात होने चाहिए, जबकि मेरे ख्याल के अंदर ये एक परमानेंट पॉलिसी है। अब इस पर बहस हो सकती है, लेकिन अब पूरा पैसर समझाना शुरू कर दूँ ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यही एक तरतीब होती है। व्हाट्सएप देने का मकसद आपको यही है। व्हाट्सएप का मकसद है टीचर 24 आवर इंगेज है आपके साथ। फ़र्क इतना है कि आपने मुझे 10 बजे को मैसेज किया, मैं फ़ारिग हूँ 11 बजे, तो मैं 11 बजे मैसेज पढ़ूंगा, उसके बाद आपका मैसेज का जवाब मिल जाएगा। ये होती है इसकी तरतीब। थ्योरी में 3-3 सवाल मैं करा रहा हूँ। मैं अल्लाह माफ़ करे कोई ये नहीं कहता कि मैं बड़ी कमाल की चीज़ हूँ, लेकिन आप बाकी लोगों से जो पढ़ रहे हैं ना, जहाँ जहाँ भी पढ़ रहे हैं, एक बच्चा ज़रूर कीजिएगा, एक सवाल ज़्यादा कोई भी नहीं कराता। मैं चूँकि मुझे पता है कि एक सवाल से दाढ़ भी गिली नहीं होती थ्योरी की। आहिस्ता आहिस्ता समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। इसी वजह से टेस्ट में डिले रखा हुआ है मैंने कि टॉपिक पढ़ाया है, अब ये टेस्ट पोर्टर 5 फोर्स का जब 1-2 हफ्ते के बाद होगा, पिछली चीज़ें खुद ब खुद रिवाइज हो जाएंगी। ये काम इसी तरह से इसी तरतीब से चलता है। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए साथ देता हूँ कि चले खुद से भी घर से आप कुछ करें, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आप मुझसे बहस सकते हैं कि सर ये बात थी, आपने इसका आंसर दिया था और इस आंसर में ये बात लिखी हुई है, जबकि मैं समझ रहा हूँ कि ये ऐसे होना चाहिए, तो उस पॉइंट का जवाब दिया जा सकता है। और कोशिश करें कि उसको आप वॉइस मैसेज में करें। वॉइस मैसेज का एडवांटेज ये होता है कि मुझे सुनने में आसानी रहती है, वरना मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं सारा सोल्यूशन पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ज़रा मुश्किल होता है। वो वॉइस मैसेज यूँ क्लिक किया, गाड़ी भी चलाते रहे, बैठ के वॉइस मैसेज सुन लेता है, बल्कि वहीं पर जवाब भी दिया जाता है, तो चलते चलते भी जवाब दिया जा सकता है। ये काम आसान हो जाता है जी बच्चे। बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप BCG, मेरे याद रखिएगा, BCG ऑर्गेनाइजेशन का वो मॉडल है, इसको इंटरनल मॉडल कहा जाता है। गो के इसमें एक्सटर्नल फैक्टर आएंगे, गो के इसमें क्या आएंगे, एक्सटर्नल फैक्टर आएंगे, लेकिन इसके बावजूद इसको इंटरनल मॉडल कंसीडर किया जाता है। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह सुन लीजिए। वजह ये ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सब यूनिट हैं, 1 2 3 4। मैं इसे A कह रहा हूं, इसे B कह रहा हूं, इसे C कह रहा हूं और इसको D कह रहा हूं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने इसलिए काम रखे, एग्जामिनर भी यही करता है, 2 या 3 ही देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता, इसलिए मैं भी उतना ही रखता हूँ। बच्चे वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये आपस में आपकी जो जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, ये जो मैंने 4 डब्बे बनाए हैं, वो कहता है या तो ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और या ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, डिविजन्स। सुनने में बात ये याद रखिएगा। मैं अभी इसकी आपको भी मैं डेफिनेशन कोई नहीं लिखवा रहा, कोई वर्किंग नहीं बता रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री है, ये ऑर्गेनाइजेशन की 4 क्या है, प्रोडक्ट है, या 4 क्या है, डिवीजन है। मिसाल के तौर पर बच्चे मैं कहता हूँ राइस के 2 ऑफिस हैं, 2 कॉलेज हैं, एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, तो ये राइस की क्या है, 2 डिवीजन है। राइस ACCA भी करा रहा है, CA भी करा रहा है, तो वो क्या होंगी, 2 प्रोडक्ट्स होंगी। ये याद रखिए बात। एग्जाम में सवाल एक वक्त में एक चीज़ पे आएगा, या प्रोडक्ट पे आएगा या डिवीजन पे आएगा। सवाल की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है आपने, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। दोनों इकट्ठे आएंगे तो ये मिल्क शेक बन जाएगा इन्फॉर्मेशन का, ये बन इकट्ठे हो ही नहीं सकते। ये एक वक्त में एक चीज़ आती है, या डिवीजन या आपके पास प्रोडक्ट। तो सबसे पहली बात हमें एक लाइन में ये बात समझ में आ गई कि BCG कहाँ इस्तेमाल होता है जी बच्चे। इसको यूँ लिखेंगे आप, इनर लिख लें या इंटर लिख लें, इंटर प्रोडक्ट या इंटर डिवीजन कंपैटिटिव एनालिसिस। चैप्टर का नाम नहीं भूलना आपने, सारे चैप्टर में सारी बातें कंपटीशन की हैं बच्चे। इससे क्या मुराद है, मेरी कौन सी डिवीजन ज़्यादा मुझे पैसा कमा के दे रही है, मेरी कौन सी प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा पैसे कमा के दे रही है, तो क्या ख्याल है, कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, अगर आपने कंपैटिटिव नहीं लिखना तो कंपैरेटिव भी ले सकते हैं आप। कंपैरेटिव, इससे क्या मुराद है, कंपेयर करना, आपस में कंपैरिजन करना। तो इनर या इंटर
प्रोडक्ट, डिवीजन, कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैटिटिव एनालिसिस, आपकी मर्जी है, दोनों बातें ठीक है। एग्जाम में आप एक वक्त में एक बात लिखेंगे। तो ये एक लाइन में मैंने इस का नाम बताया आपको। अब आपको मैंने तीसरा मॉडल पढ़ाया है, हर मॉडल को एक लाइन में आप एक्सप्लेन करने की सलाहियत रखते हैं। पेस्टल क्या था बच्चे? एक्सटर्नल एनालिसिस मॉडल है जो कि पूरे मुल्क को एनालाइज करता है। इजी। दूसरा बच्चे आपने मॉडल पढ़ा पोर्टर 546, एक्सटर्नल कंपैटिटिव एनालिसिस है जो कंपैटिटिव इन्वायरमेंट को, कल तीसरा की मॉडल पढ़ाया था। अ कन्वर्जेंस इज अ एक्सटर्नल मॉडल जो कि मल्टी इंडस्ट्रीज एनालिसिस को परफॉर्म करता है, बल्कि मल्टी इंडस्ट्री कंपैटिटिव एनालिसिस करता है, परफॉर्म करता है। याद है मुझे? कल आपने ये पढ़ा था। और ये आज आप, वैसे तो ये तीसरा मॉडल है, वो चौथा इसलिए मैंने ऐड नहीं करता क्योंकि वो बड़े मॉडलों में से नहीं है, वो एक छोटा सा मॉडल दरमियान में आया था। किताब की कोई चीज़ हमने छोड़ कर नहीं जानी, ये बात ज़हन-नशीं रखिएगा बच्चे। मेरी किताब में वो चीज़ लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई, अगर आई कैप की बुक में वो भी चीज़ लिखी हुई है तो उसको छोड़ कर नहीं जाना, ये आप याद रखिएगा जी जनाब। तो BCD क्या है जनाब? इनर। इसी वजह से आप इसको इंटरनल मॉडल कहते हैं, ये वजह है, वरना इसमें बातें आएंगी बहुत सारी। तो इनर डिवीजन एनालिसिस या इनर प्रोडक्ट एनालिसिस जो है बच्चे वो इसमें परफॉर्म किया जाता है। अब बच्चे इसमें दो बड़ी चीज़ें होती हैं आपके पास। ये एक टेबल आपके पास आपको नज़र आ रहा है बच्चे, इसके अंदर ये ज़रा इसको मैं चेंज कर रहा हूँ जी। असल में अनफॉर्चुनेटली ये स्लाइड्स जो है वो आपकी MS2 की है, इसको अब यहाँ पर इस लेवल पे आपने इसको इंटरनल कहना है और इसको एक्सटर्नल कहना है, बस ये बात आपने याद रखनी है। ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। इससे क्या मुराद? मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। ये मैं भी समझाता हूँ बच्चे, अभी इसको हमने समझना नहीं है। अभी फ़िलहाल हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ज़रा इसको समझिएगा आप। मार्केट शेयर हाई है, मार्केट शेयर हाई है और मार्केट ग्रोथ हाई है। मेरे मार्केट शेयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी ऑर्गेनाइजेशनल सेल को। और मार्केट ग्रोथ प्रेजेंट कर रहा है मार्केट में टोटल डिमांड को। मार्केट में टोटल डिमांड है 100, आपके यूनिट 100 में से बिक रहे हैं 5, तो कितना परसेंट मार्केट शेयर आपका? 5%। मैंने सिर्फ कल उसको ज़रा वो कलम कहती है कंसाइज करने के लिए मैंने इसलिए 100% ले लिया है, वरना मैंने बताया ना अगर मैं यहाँ 110 कह दूँ तो उसमें से 5 निकालना फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कैलकुलेशन से बचने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ कि मार्केट में डिमांड है 100 यूनिट की, यानी पूरी मार्केट में 100 यूनिट बिक रहे हैं। उस 100 में से मेरे कितने बिकते हैं? सिर्फ 5। उस 100 में से मेरे बिक रहे हैं 3, उस 100 में से मेरे बिक रहे हैं 10। तो जितने 100 में से मेरे बिक रहे हैं वो क्या है? मेरी परसेंटेज है, उससे मैं क्या कहता हूं? मार्केट शेयर। जरा सुनिए बच्चे, मार्केट शेयर हाई है और मार्केट की ग्रोथ भी हाई है। इससे क्या मुराद है? हर साल मुसलसल ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, हर साल इंडस्ट्री क्या कर रही है? ग्रो कर रही है, और उसके साथ साथ मेरी सेल भी ग्रो कर रही है। उस प्रोडक्ट को या उस डिवीजन का नाम क्या होगा? स्टार। ये बस ये याद रखनी है अपनी बात। ये सवाल आपका जो ये वाला सवाल है ना बच्चे, ये नॉन फाइनेंशियल के लिए सॉल्व होगा। फाइनेंशियल में भी यही करना है, लेकिन वहां कैलकुलेशन के बाद फिर इस डोमेन तक पहुंचेंगे। तो अभी मैं बात फाइनेंशियल की बिल्कुल नहीं कर रहा, अभी मैं बात सारी की सारी नॉन फाइनेंशियल की कर रहा हूं। तो मार्केट शेयर जो है वो हाई है, मार्केट ग्रोथ भी हाई है। दोनों में क्या बात समझ में आई? आइए यहां पर इसकी एग्जांपल भी लेते हैं साथ साथ। ये याद रखना है, अगेन ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। एक मिनट जी, इट इज इंटरनल, इट इज एक्सटर्नल। जी बच्चे, हम बेस ईयर लेते हैं। बेस ईयर है बच्चे 2020, ये हमारा बेस ईयर है। बेस ईयर समझते ना बच्चे, जहां से हमने कैलकुलेशन या एनालिसिस का आगाज करना है, जहां से हमने इसको हमने बेस लेना है,
इसकी बुनियाद पर हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा मार्केट शेयर जो था वो टोटल था इस वक्त यहां पर मार्केट के अंदर वो था 10%। आपको मालूम है मार्केट शेयर हमेशा परसेंटेज के अंदर होता है और मार्केट ग्रोथ भी हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में होती है। तो हमारे पास 10% थी मार्केट शेयर और जबकि ग्रोथ थी तकरीबन कोई 59%। ये 2022 का डाटा है। आइए बच्चे, सॉरी 20 का, मैं 2022 में एनालिसिस करने लगा हूं। मैं 2022 का एनालिसिस करने लगा हूं। पहला पॉइंट, माई मार्केट शेयर इज नाउ, मार्केट शेयर इज नाउ 11% एंड ग्रोथ इज 60%। जी जरा कंपेयर करके देखिए, बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। ये भी ग्रोथ है और यहां देखिएगा यहां भी ग्रोथ है, चाहे मामूली सी ग्रोथ है ना बच्चे। ये हमारे लिए मार्केट, ये समझाने के लिए मैंने बताया एग्जामिनर ने जब ये वाला काम करवाना है वो कैलकुलेशन करवाएगा। ये वाला काम जब एग्जामिनर करवाएगा तो क्या कराएगा? कैलकुलेशन। अभी फिलहाल मैं कैलकुलेशन की तरफ जा रहा, अभी मैं नॉन फाइनेंशियल का सवाल सॉल्व करा रहा हूं, मैं नॉन फाइनेंशियल का डाटा बता रहा हूं और एनालिसिस ही करवा रहा हूं। अभी ना मैं सोल्यूशन की तरफ गया हूं ना मैं क्रिटिसिज्म की तरफ गया हूं, अभी मैं सिर्फ एनालिसिस परफॉर्म करवा रहा हूं और ये नॉन फाइनेंशियल का एनालिसिस है जी। दूसरा, कहानी वही 2022 ही है। अब सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 में अवर मार्केट शेयर इज हाई and the market growth is low. Easy? Do compare 55 with 50. बेस से कंपेयर जरूर करना है, बेस से कंपेयर कराए बगैर आप डाटा नहीं कैलकुलेट कर सकते, वरना तो 55 है तो क्या 55 हाई है कि लो, मैं तो बता ही नहीं सकता। किसी से कंपेयर करूंगा तो बता सकता हूं ना कि हाई है या लो है। तो 55 कंपेयर विद 59 तो ये है लो और ये क्या है बच्चे? तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहां से डाउन ही हुआ है। तो इस तरह की प्रोडक्ट या इस तरह की डिवीजन को क्या कहेंगे? कैश काउ। ऑल ऑफ यू, ये नाम है बच्चे इसका, एग्जामिनर को ये नाम चाहिए। ये जो मैंने रेड मार्कर से नाम लिखे ये आंसर है। इस आंसर के पीछे पूरी तफसील बयान करनी पड़ेगी कि क्यों हाई किया आपने, क्यों लो किया, ये बात आप रीजन में बता देंगे जी। जी बच्चे, नाम का एक्सप्लेन करने की तो नहीं है, बस आपने कहना है कि दिस इज कंसीडर्ड एज स्टार प्रोडक्ट या दिस इज कंसीडर्ड एज डिवीजन, स्टार डिवीजन बिकॉज, और बिकॉज के पीछे ये रीजन बताएंगे आप बस, बिकॉज ये स्टैंडर्ड नेम है जी। नेक्स्ट अगेन 2022 की ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास ये है बच्चे लो 8%। बेस कितने थे जी? 10%। हम 10 से नीचे आ गए बच्चे। इसका मकसद ये हुआ कि हमारा अगले 2 सालों के अंदर अंदर हम कहाँ चले गए हैं? हम तो लो पे चले गए हैं, लेकिन मार्केट इंक्रीज कर गई है। क्या ये खतरनाक सिचुएशन है या नहीं है कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही हो और उसके बावजूद हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो रहे हो, हमारे पास नंबर ऑफ सेल कम हो रही हो? तो ये कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है बच्चे। नहीं बच्चे, कंपैरेटर का बढ़ना जरूरी नहीं है। सम टाइम ऐसा भी होता है हमारी प्रोडक्ट फारिग होती है, सम टाइम हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट की फारिग हो जाती है, प्राइस इतनी बढ़ जाती है, कस्टमर की रीचेबिलिटी में ख़त्म हो जाती है। तो देयर आर सो मैनी रीजंस। वो रीज़न के सोल्यूशन मांगता है आपसे, वो जो आपसे मैंने कहा है ना अप्लाइड सोल्यूशन, वो यही आपकी वजह, चूंकि उसने दिया कुछ नहीं होता तो आप क्या करेंगे? लेट्स एज्यूम आवर प्राइस इज हाई, लेट्स एज्यूम आवर मार्केटिंग पॉलिसीज आर वीक या आवर कंपेटिटर्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। अब आपके पास इतने आंसर हैं कि आप जो मर्जी चाहे लिखते रहें, बस आप अजम्पशन लेते रहें, आंसर देते रहें, वो आपका सोल्यूशन होता है अप्लाइड सोल्यूशन। फाइन जी। लास्ट वन, दोनों ही फारग हो गए भाई जी, हम भी डाउन जा रहे हैं। हाँ, ये बात सिचुएशन बहुत बुरी नहीं है, ये ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। ये इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जब सबके हालात ख़राब होंगे तो मेरे हालात तो ख़राब होंगे ना, तो ये कोई इतनी बुरी तकलीफ दे बात नहीं है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बुरी हालत है कि मार्केट में ग्रो हो
और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सेल कम हो रही हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट शेयर कम हो रहा हो, तो दिस इज़ नॉट द राइट सिचुएशन। इस सिचुएशन के मुताबिक हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ठीक काम नहीं कर रही, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं तब्दीली की ज़रूरत है। अब बच्चे प्लीज़ इनकी स्ट्रैटेजीज मांग सकता है वो आपसे, जी ज़रा बताइए। ये स्ट्रैटेजी जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये रट्टे वाली स्ट्रैटेजी है। सिचुएशन वाला सवाल जब सवाल आके सामने रखेंगे ना, अभी तो सिचुएशन सामने नहीं है, अभी रट्टे वाली बात है, तो रट्टे इसके मुताबिक अभी बताता हूँ। जी बच्चे यहाँ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपको। ये स्टार है तो स्टार में ग्रोथ है। जब मार्केट में ग्रोथ बढ़ रही हो तो जहाँ तक मेरी अपनी परसेप्शन है यहाँ क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वजह ये वजह है, डिमांड बढ़ रही है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बच्चे यहाँ बहुत सारी बातें देखें, हालांकि ये सब रट्टे वाली चीज़ें हैं, लेकिन आप और मैं बगैर रट्टे के समझ सकते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं प्रोडक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ तो कुछ बढ़ने का चांस है? प्रोडक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई, कोई एडिट करके, कोई उसका नया शेप, कोई उसका नया कलर, कोई उसका नया डिज़ाइन ले आऊँ, क्या ख्याल है, सेल बढ़ने का चांस है कि नहीं है? लिख लेते हैं जनाब, ये सारी बातें हैं, ये अभी लिखी आपको मिल जाएंगी, लेकिन हम रट्टे के बजाय खुद समझ लें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर लूँ। मॉडिफाई को एक्सप्लेन करना चाहें तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ द कलर, मॉडिफिकेशन ऑफ द डिज़ाइन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टाइल, सब कुछ इसी में शामिल है। बच्चे प्लीज़, वैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, मार्केट में ग्रोथ है, मार्केट में ग्रोथ है, फिलहाल अनफॉर्चुनेटली आपके पास पैसा नहीं है कंपनी के पास। क्या ख्याल है, फाइनेंसिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसलिए कि यहाँ फाइनेंसिंग पे बैक करेगी। लेकिन बच्चे अगर ये हालात हो तो यहाँ फाइनेंसिंग नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जब मार्केट में ग्रोथ नहीं होती, फाइनेंसिंग करके अल्लाह न करे आगे जाके सेल भी कम हो गई तो पैसे कहाँ से वापस करोगे, उधार लिया हुआ है। कोई बात समझ आई? ये बस इसे कहते हैं कॉमन सेंस, कि हर चीज़ पर बड़े ध्यान से। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि क्या करनी चाहिए, फाइनेंसिंग, और यहाँ हम कह रहे हैं कि फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, यहाँ सोल्यूशन और अंदाज के हैं, यहाँ वर्किंग और है। तो हर चीज़ को बड़े ध्यान से, अभी मैं बिल्कुल आपको रट्टे की तरफ नहीं लेके जा रहा, अभी आपको रट्टे वाली जुमले किताब में भी लिखे हैं, मैं भी आपको भी प्रेजेंट कर देता हूँ, लेकिन बेहतर यह है कि हम ज़रा खुद से सोच कर किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर लें तो कमाल हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर हम उस पर बहुत बेहतर अंदाज से प्रेजेंट कर सकते हैं। जी बच्चे, अगली कुछ बातें यहाँ पर, मार्केट आपका शेयर हाई है और कैश काउ है, मार्केट ग्रो कम हो रही है, बताइए आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए जी, लेकिन फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए। दोनों में क्या फ़र्क होता है? इन्वेस्टमेंट पैसा जेब में है, पैसा जेब में है, लेकिन बच्चे पिलफर्ज, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एग्ज़ाम में सवाल आया हुआ है कि कंपनी बिल्कुल पहले साल ही आई है, मार्केट में ग्रो ले गई है, लेकिन मार्केट में ग्रोथ नहीं है, उसकी सेल बढ़ रही है, ऐसी कंपनी तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकती। अभी पहला साल है, पैसा कमाया हुआ ही नहीं कंपनी ने, इस बात का बड़ा ध्यान रखना। पता लगा कि वहाँ आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर ले तो वो सवाल का नंबर काट देगा आपके, लेकिन ये कब करेगा? जब ये सोल्यूशन का सवाल अप्लाइड होगा, वो कॉमन सेंस इस्तेमाल करेगा ना कि बच्चे पहला साल है कंपनी को, और आपको भी मालूम है कंपनी का पहला साल बड़े हालात टाइट होते हैं कंपनी के ऊपर, सारा पैसा लग चुका होता है, क्योंकि अभी आपकी कंपनी का पे बैक नहीं आया होता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ रहे ना आप लोग, तो आपको मालूम है कि पे बैक अभी आपके पास नहीं, जेब में नहीं आया हुआ, तो अभी तो कंपनी खुद पैसे लगा रही है, तो मजीद इन्वेस्टमेंट कैसे करेगी? तो इसलिए बड़े ध्यान से हर बात, गो के रट्टा नहीं कहता है कि इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये रट्टे वाला सवाल है। लेकिन अगर यही एप्लीकेशन के साथ आएगा तो फिर आप जरा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे कि यार अभी तो कंपनी खुद पैसा लगा रही है। हाँ, यहाँ ये लिखा हुआ है कि कंपनी 15 साल से काम कर रही है और पिछले 15 सालों में कंपनी ने बहुत पैसा कमाया है, कंपनी ग्रोथ में थी, और अब इस वक्त नो डाउट उसकी ग्रोथ बहुत हाई नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली टू मार्केट रेशो वो फिर भी ग्रो कर रही है, यानी उसकी मार्केट शेयर बढ़ रहा है, गो के बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, लेकिन एज कंपेयर टू मार्केट ग्रोथ फिर भी उसका मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है। इसका मकसद है कि जो उसने पिछला पैसा कमाया हुआ पड़ा हुआ ना उसके पास, वो पैसा री इन्वेस्ट करके उसे मार्केट में आना चाहिए। लेकिन बच्चे यहाँ एक काम और भी हो सकता है, क्या ख्याल है, प्राइस थोड़ी कम कर लें। मार्केट में जब डिमांड कम होती है ना, हमने पोर्टर 5 में पढ़ा था कि कस्टमर जो है वो बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाता है, तो कस्टमर को काबू करने के लिए इसको डिस्काउंट ऑफर किया जा सकता है। आप डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो मुमकिन है कि आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से काम कर सकें। अब देखिए ये भी सिचुएशनल है, मैंने यहाँ पर कैश काउ में डाल दिया, मैंने कहा कि आप कैश काउ में चाहें तो थोड़ी प्राइस, तो फोकस किस पे कर सकते हैं, प्राइस के ऊपर।
यहां भी आप अपनी प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि कस्टमर को लगे अच्छा नहीं यार ये तो आप कुछ नई अंदाज की आई है, वो बाय करना शुरू कर सकता है डिपेंडिंग। क्यों नहीं बातें समझ में आ रही है जी? हेयर यहां फाइनेंसिंग कर सकते हैं आप। वजह मार्केट में ग्रोथ है ना, तो कोई बात नहीं, आज उधार लेकर इसमें पैसा लगाना फायदेमंद हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कि आप तो पहले बेचारे लो में जा रहे हैं, तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट करनी है आपने। तो अब यहाँ पर आप फाइनेंसिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आप अपनी सर्विसेज की बात कर सकते हैं। बट वो क्यों? मुमकिन है आपकी सर्विसेज की वजह से कस्टमर आपके पास ना आ रहा हो, अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करें, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाएं। इज इट राइट? फिर प्लीज़ इसकी आखिर वाले के लिए सुनिए जो किताब कहती है, फिर इसके बाद हम भी बातें करेंगे इस पर। डॉग प्रोडक्ट क्या होती है? डॉग प्रोडक्ट में वो कहता है मोस्टली इस तरह की प्रोडक्ट को छोड़ देना चाहिए। इसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होगा? लीव, या लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, सॉरी एग्जिस्ट नहीं, एग्जिट लिखना था, मैंने एग्जिस्ट लिख दिया। एक मिनट ठहरे जी, मैं इसको रिमूव करता हूँ। मेरे एग्जिट से क्या मुराद है? अगर वो बिजनेस ही सारा तबाह हो रहा है, जैसे बिजनेस ही है वो ही तबाह हो रहा है, तो फिर बिजनेस से बाहर आ जाओ। लेकिन बच्चे प्लीज़ अगेन सिचुएशन है, हालात और वाक़यात को देखें कि नो डाउट ग्रोथ कम है, कोई फ्यूचर आस्पेक्ट है, कोई फ्यूचर की भी दुनिया है। अब ये आपने केस स्टडी में देखना होगा। केस स्टडी में देखने के बाद अगर आपको लगता है कि जनाब फ्यूचर है, तो फिर आप कहेंगे किसी तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करने की कोशिश करें। ये लफ्ज़ फाइनेंसिंग का सवाल मत कीजिएगा बच्चे, हालांकि मैं जो कह रहा है वो भी फाइनेंसिंग ही, लेकिन बहरहाल आपने डायरेक्ट फाइनेंसिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। या फिर स्पेसिफिकली अगर आप बात चूँकि पढ़ तो रहे हैं, कैफ 6 के अंदर आप बाकायदा तौर पर फाइनेंसिंग का चैप्टर पूरा का पूरा आपके पास है, तो फिर स्पेसिफिकली आप जो है बेसिकली आपने मालूम है कि आपके पास एक चीज़ होती है ट्रेड पेएबल्स। अब आप फिर ट्रेड पेएबल का जिक्र करें, लोन शोन की बात ना करें, लोन आपको किसने देना ही नहीं है ऐसी सिचुएशन के अंदर। बैंक भी देख रहा होता है, बैंक भी ऐसे लोन नहीं दे देता कि मुंह उठा के अच्छा आपके पैसे ये ले पैसे। बैंक भी देख रहा होता है, आपसे पहले फ्यूचर एस्पेक्ट्स पूछता है, बताओ किस बात पे लोन ले रहे हो, कहाँ लोन ले रहे हो। जब वो मार्केट का हालात देखता है, वो कहता है इस मार्केट में तो पहले कुछ नहीं है, तो मुझसे लोन लेके पैसे वापस कैसे करोगे, तो वो लोन तो सैंक्शन नहीं होना आपका। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे, उसको एक बात बताएंगे कि जनाब हो सकता है कि हमें कोई ऐसे सप्लायर मिल जाए जो हमें अपने जो है वो दे दें, या अगर कंपनी है तो आपका मालूम है कंपनी अपने डिबेंचर्स जो है वो ऑफर कर सकती है, और डिबेंचर्स जो है वो कंपनी के डिबेंचर्स मोस्टली लोग बाय भी कर लेते हैं। और अगर कंपनी जो है बेसिकली उसके पास शेयर्स हैं, तो वो शेयर्स ऑप्शन अगर उसके पास है, वो भी आपका मालूम है कि शेयर्स की ऑप्शन भी लिमिटेड होती है कि आप अपनी कंपनी के एसेट से ज़्यादा शेयर अपने ऑफर नहीं कर सकते। तो अगर कंपनी ने ऑफर, और आपको मालूम है ऐसी सिचुएशन के अंदर, लेकिन बच्चे ये बहुत मैं हाई लेवल पे ले गया हूँ आपको, लेकिन इसमें तो किसी एक आधी एग्जांपल को हल्का सा पुट करने के बाद आप पूरे क्लास ग्रैब कर सकते हैं। आपको मालूम है हालात टाइट हो तो आप ऑर्डनरी शेयर्स नहीं सेल कर सकते, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर शेयर राइट्स और प्रेफर्ड शेयर ऑफर किए जाते हैं। क्योंकि प्रेफर्ड शेयर जो होते हैं ना जी, चले बोनस शेयर कह लें उसको आप, लेकिन प्रेफर्ड शेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो प्रेफर्ड शेयर जो होते हैं ना बच्चे, वो आपको मालूम है मखसूस लोगों के लिए होते हैं, वो हर एक को प्रेफर्ड शेयर ऑफर नहीं किए जाते, और प्रेफर्ड शेयर टाइमली होते हैं, आपने टाइम के बाद वो वापस करना होता है। और सबसे बड़ी सहूलत ये होती है कि प्रेफर्ड शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डनरी शेयर्स एनी टाइम, अगर आपका जो ख़रीदार है वो तैयार हो जाए लेने के लिए। अब ये वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जब आप इस तरह की मालूमात एग्जामिनर को देते हैं ना, अब आप हालांकि कर फाइनेंसिंग ही रहे हैं, लेकिन आप फाइनेंसिंग में एग्जैक्टली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम चीज़ उसके साथ शेयर कर रहे होते हैं जो उससे पहले उसने नहीं देखी होती थी। जी कुछ बात समझ आई ना आप? आइए अब मैं आपको सामने किताब का डाटा रखता हूँ जी। किताब के मुताबिक आइए बच्चे आपको क्या कहता है, ये BCD की स्ट्रेटजीज हैं, ये बाकायदा बुक आपकी मेरी किताब में मुझे नहीं पता है या नहीं, लेकिन आई कैब किताब में मौजूद है ये डाटा। स्टार में क्या करना चाहिए, जरा देखें बच्चे क्या लिखा है, मेंटेन और इंक्रीज मार्केट शेयर एग्रेसिवली। तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो एग्रेसिवली आएगा ना। और क्या करो, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्ट, या अगर पैसा ज़्यादा है तो कोई नया कारोबार भी शुरू कर सकते हो आप उस पैसे से। फ़ायदा क्या होता है, एक नया कारोबार शुरू करने से आपके पास एक ही वक्त में 2 सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाते हैं। फिर कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट लें, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, क्यों? मॉडिफिकेशन के लिए या अपडेशन के लिए। मॉडिफिकेशन के लिए या अपडेशन के लिए। जी बच्चे, व्हाट इज कैश?
कैश काउ में क्या है, आपके पास आपका मार्केट शेयर ग्रो कर रहा है लेकिन मार्केट में ग्रोथ नहीं है। डिफेंड एंड मेंटेन मार्केट शेयर, कोशिश करें कि जहां पर आप हैं मजीद ऊपर ना जा सके, नो प्रॉब्लम, लेकिन नमस कम नीचे ना जाएं आप। उसके लिए आप टेक्निक मैंने बताई है, आप अपनी मॉडिफिकेशन करें, सर्विसेज बढ़ाएं, अपनी प्राइस कम कर लें, वट एवर यू वांट टू मेक। स्पेंडिंग ऑन इनोवेशन और डेवलप अदर प्रोडक्ट इन पोर्टफोलियो से क्या मुराद है, इसी दौरान अगर आपको नजर आ रहा है कि फ्यूचर में इसकी मार्केट ग्रोथ और कम हो जानी है, तो इस दौरान कोशिश करो, चूंकि आप पैसा कमा रहे हो ना, पैसा इसके साथ साथ किसी नई प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दो। कुछ बातें समझ में आ रही है मुझे? चीज़ें बहुत आसान लिखी हुई है इसने, लेकिन ज़रा थोड़ी लंबी गुफ्तगू करना आपकी ज़रूरी है, इसमें तो लाइनें लिखी हुई हैं सिर्फ। क्वेश्चन मार्क, द प्रोडक्ट विल नीड अ लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज। बच्चे देखिए यहाँ उसने लफ्ज़ इन्वेस्टमेंट में कहा नीड है, उसने ये नहीं कहा करें, तो इसलिए मैंने आपको बहुत सारी मिसालें अभी दी हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मार्केट शेयर बिकॉज देर आर हाई अपॉर्चुनिटी, मार्केट में चूंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आप यहाँ फाइनेंसिंग कर सकते हैं। अरेंज इन्वेस्टमेंट अरेंज करनी है आपने किसी तरीके से। डॉग क्या लिखा बच्चे, डाइवर्स, ये जुमला याद रखिए, ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है, ये डाइवर्स किताब में नहीं बल्कि BCD की स्ट्रेटजी का वर्ड है ये। डाइवर्स्ट यानी इससे क्या मुराद होता है, कारोबार बंद करना, कारोबार से बाहर आ जाना। तो लिखा क्या हुआ है, क्लोज बिजनेस या क्लोज प्रोडक्ट, लेकिन मैंने इसके बावजूद आपको बहुत सारी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड की हैं जो इसके साथ साथ मैनेज की जानी चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? एग्जाम का सवाल सामने पेश कर दूँ जी? लो जी फिर सवाल सॉल्व करें, यू हैव अ टाइम। देखो कि आज मैंने फाइनेंशियल स्टार्ट नहीं करना, मैंने BCD का फाइनेंशियल कल पढ़ाना है। आसानी से नजर आ रहा है जी सबको सवाल जी? आपने खुद ही अभी सॉल्व करना है, मुझे भी सॉल्व करके पहले एक मिनट सवाल तो पढ़ लें जनाब। अकॉर्डिंग टू दी बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप मैट्रिक्स, आई कैप का सवाल है जनाब, ये भी 5 नंबर का था और आई गेस ये भी 5 नंबर का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं चूंकि सवाल ये नॉन फाइनेंशियल का है BCD का जी। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द क्वाड्रेंट। भाई ये क्वाड्रेंट से क्या मुराद है जी? मैं जरा जी मैं आपको बताता हूँ, जो नेम है ना ये क्वाड्रेंट, मैं ये भी आपको साथ जरा मेंशन कर दूँ, फिर ये ना हो कि बाद में हम कहीं और मुसीबत में फंस जाएं। ये असल में यूं लिखता है, मैंने इसको टेबल की शक्ल में लिखा हुआ है, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। ये हाई, ये लो, ये हाई और ये लो, ये इसको 4 क्वाड्रेंट कहता है। मैंने भी 4 क्वाड्रेंट ही बनाए हैं, लेकिन मैंने जरा अंदाज आसान वाला बनाया हुआ है। अब बच्चे देखिए, मार्केट शेयर भी हाई है और मार्केट ग्रोथ भी हाई है, इसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। मार्केट शेयर लो है और मार्केट ग्रोथ हाई है, क्वेश्चन मार्क जी। मार्केट ग्रोथ लो है और मार्केट शेयर हाई है। ये देखिए ये वाला मार्केट शेयर हाई है और मार्केट ग्रोथ लो है, कैश काउ, वेरी गुड। और ये बाकी क्या, ये डॉग है। ये 4 क्वाड्रेंट है, मैंने इन्हीं 4 क्वाड्रेंट को इस अंदाज से लिख दिया हुआ है। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है, जरा फर्क ये है, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो 4 डब्बों जो आपके पास मैट्रिक्स बॉक्स होता है ना, ये मैट्रिक्स बॉक्स है, मैट्रिक्स के अंदर उस मैट्रिक्स के एक डब्बे को, एक बॉक्स को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ये एक क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो अब आप दिल चाहे यूँ लिखना चाहें यूँ लिख लें, लेकिन वो ज़्यादा आसान है, जो मैंने टेबल बनाया हुआ है वो ईजी है। हाँ जी जनाब, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस क्वाड्रेंट इन विच अबव डिवीजन फॉल। जी भाईजान, अप्लाइड सवाल है और इसी के नंबर ज़्यादा थे कि आपने बताना है कि सैलून किस पे फॉल करेगा और कॉस्मेटिक किस पे फॉल करेगा, लेकिन आंसर में डाटा यहीं से लेगा। आपने सिर्फ बताना है कि सैलून स्टार है, कैश काउ है, क्वेश्चन मार्क है या डॉग है, इसके बारे में यही बताना है। सवाल का अगला पार्ट पढ़े, डिस्कस एनी 2 स्ट्रेटजीज दैट, ये आपके पास फैशनिस्टा में अडॉप्ट फॉर ईच ऑफ इट्स डिवीजन, यानी इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए। तो जब आप इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, अगर ये स्टार है
तो फिर आप यहाँ से स्टार का डाटा पकड़िएगा और उसमें लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अभी आपको आंसर भी दिखाता हूँ, आंसर में भी वही लिखा होगा, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ज़रूर कर लीजिएगा। ये सवाल अप्लाइड है, ये वाला पार्ट अप्लाइड है, ये वाला रट्टे वाला सवाल है, इसलिए कि ये आप देखिएगा इसमें कोई ऐसी मालूमात आपको नहीं है। सवाल सॉल्व कीजिए, आप ये वाला काम करेंगे बस। ये सवाल देखने के बाद मुझे बताएंगे और बोलेंगे बिल्कुल नहीं, मैं अभी सवाल खुद कराऊंगा, आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर लें। तो अब यहाँ हम अपना आंसर देखते हैं जनाब। फैशनिस्टा बाय आगा अंसारी इज कंसीडरिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर इस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ द फॉलोइंग डिवीजन। 2 डिवीजन है बच्चे, ये सवाल किस पर आया हुआ है? डिवीजन के ऊपर। आप ही किताब आई कैप ने जो सवाल दिए हुए नॉर्मली वो प्रोडक्ट पे दिए हुए हैं, तो ये बात आप याद रखिए, चाहे लफ्ज़ प्रोडक्ट आए चाहे लफ्ज़ डिवीजन आए, आंसर देते वक्त लफ्ज़ डिवीजन आपने लिखना याद होगा आपके लिए, ये ना वहाँ आप प्रोडक्ट लिख रहे हो, ये सवाल की गलती होगी। सलून, दिस डिवीजन वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ आगा अंसारी। इससे क्या मराद है? यहां से आगा अंसारी ने अपने कारोबार का आगाज किया था। इट वाज इस्टेब्लिश इन अर्ली 1990। ये एग्जाम कब आया था जी? ये सवाल आया हुआ है, नहीं मैंने ये मेरा ख्याल है 2019 का सवाल है। तो अगर 2019 का सवाल है तो यहाँ से ये जज करना क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको पता लग जाए कि इतने साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो पैसा कमा चुकी है कि नहीं कमा चुकी थी। तो ये 2090 है, 1990 है ये, तो 1990 में 2000 की दहाई के लिए 10 साल वो हो गए, और 10 साल 2010 में 10 साल और हो गए, और 29 साल कम अज़ कम इस ऑर्गेनाइजेशन को कमाते हुए हो गए हैं। और 29 साल की सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ पर आप लफ्ज़ इन्वेस्टमेंट खुल कर ले सकते हैं, इसलिए कितना पैसा कमाया हुआ है। आगे देखिए, It was established in early 1990 and got immediate recognition। यानी जैसे ये कंपनी आई और वैसे तब से कमा रही है और बूम पे है। And appreciation because of state of the art। ये है सबसे काम की बात बच्चे। state of the art उस चीज़ को कहते हैं जो अपना बेंचमार्क बना ले, यानी उस तरह की चीज़ किसी और के पास नहीं होती। मुझे लफ्ज़ मोनोपोली तो नहीं कहना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि द प्रोडक्ट इज़ यूनिक और माइट बी डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू अदर कंपेटिटर। इसे कहते हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट होती है। लेकिन मोस्टली स्टेट ऑफ द आर्ट होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी जिसको देखने के बाद लोग कहें नहीं यार वैल्यू फॉर मनी है, अगर पैसे लेते हैं तो फिर उसके साथ साथ चीज़ भी बहुत आला है। कुछ बात समझ आई? आगे, एंड हाईली क्वालिफाइड स्टाइलिस्ट। इससे क्या मुराद है? उनके पास जो कटर हैं, जो काटने वाले, बाल काटने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, या जो भी वहाँ पर जो भी एक्टिविटी वहाँ परफॉर्म होती है उसके एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। ये कंपनी की 2 बड़ी खूबियाँ हैं। इंटरनल है ना बच्चे, ये तो कंपनी के पास एक तो रेवेन्यू अच्छा है और दूसरा कंपनी के पास एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। याद कीजिए पोर्टर 5 ने कहा था कि अगर किसी काम में हाई एक्सपर्ट चाहिए हो तो दूसरे लोग आसानी से आपको कम्पीट नहीं कर सकते, और अगर आम बंदा भी ये काम कर सकता हो तो फिर वहाँ पर नए लोग आसानी से कम्पीट कर सकते हैं। दिस डिवीजन हैज़ अ डोमिनेंट पोजीशन। तो कौन है ये? मार्केट और लीडर। पहले होगा ना, मार्केट लीडर है ना ये, तो शेयर हाई होगा लो होगा? वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई। हमने एक बात आइडेंटिफाई कर ली, मार्केट शेयर हाई है जी। ये एक बात पता लगी। कहाँ से पता लगी? यहाँ से पता लगी। दिस डिवीजन हैज अ डोमिनेंट पोजीशन हैविंग सब्सटेंशियल लॉस। ने खुद ही लिखा हुआ आगे, मैंने वो तो पढ़ा ही नहीं। ऑल्दो ओवरऑल मार्केट इज मेच्योर। भाई कल पढ़ा था हमने, मेच्योर क्या होता है? मेच्योर में हमेशा हाई लेवल पे होता है। एंड हैज लो ग्रोथ रेट। लेकिन इसका तो अगर बच्चे वो ये ना भी बताता तो हमें पता था कि आइंदा आने वाले वक्तों में फ्यूचर डार्क है इसका। मेच्योरिटी के बाद अगली स्टेज ही डिक्लाइन होती है जी। तो मेच्योरिंग एंड हैज़ लो ग्रोथ। ग्रोथ लो हो तो देखिए बच्चे सवाल में उसने सारी आंसर तो खुद दे दिया है उसने जी। मार्केट शेयर हाई है और मार्केट ग्रोथ लो है। वेरी गुड। तो बच्चे देखो यशी के नंबर थे कि नहीं थे? ये मेरा ख्याल है 5 नंबर या 6 नंबर थे ऊपर वाले पार्ट के और 3 नंबर नीचे वाले पार्ट के थे जी। क्योंकि इजी है जी, ये नॉन फाइनेंशियल है, कोई कैलकुलेशन नहीं किया आपने, कोई वर्किंग नहीं किया आपने जी। दिस डिवीजन हैज बीन अर्निंग हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी सिर्फ पैसे नहीं आ रहा बल्कि पर यूनिट के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है। अब आप चाहें तो जब आप इसके ऊपर लिखेंगे ना, अब आप रट्टा ना भी लगाएं तो स्ट्रेटजी बताइए क्या हो सकती है इसकी।
ये देखिए इसके मुताबिक आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। पैसा है आपके पास, 29 साल से कंपनी पैसा। अब बच्चे जब आप इस कंपनी के बारे में ये लिखेंगे ना कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग फ्रॉम 19 ईयर्स बैक, तो तब से पैसा कमा रही है। अब जब आप ये इतनी सी बात लिखने के बाद आपने इसी सवाल को अप्लाइड कर दिया, हालांकि रट्टा था ये, तो आंसर वही देना है आपने जो यहाँ लिखा हुआ है, जो आंसर में यहाँ लिखा हुआ था। डिफेंड एंड मेंटेन मार्केट शेयर यूजिंग व्हाट, जो भी आपने लिखना है, मॉडिफिकेशन करनी है, फलाना करना है। फिर यहाँ पर स्पेंडिंग ऑन इनोवेशन है, कोई नई उस पर जिद्दत लेकर आएँ और फिर और मजीद उस पर प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करें, पोर्टफोलियो बढ़ाएं। पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे, पैसा है ना आपके पास, इसलिए जी। सेकंड पार्ट, कॉस्मेटिक्स। दिस डिवीजन वाज इस्टेब्लिश 6 ईयर अगो, अभी जो 6 साल हुए हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन स्टेज अल्टीमेटली एक लिहाज से कंपनी की। द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हैज बीन इमर्जिंग, इससे मुराद है इंडस्ट्री बढ़ रही है। इमर्जिंग कहते हैं नई नई को कहते हैं और बढ़ने को भी कहते हैं, वैसे इमर्जिंग कहते हैं नए नए को आने को। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि मार्केट ग्रोथ हाई है। हाउएवर प्रेजेंटली दिस डिवीजन हैज लो मार्केट शेयर। हाँ जी, ये क्वेश्चन मार्क है। क्यों जी, औखा तो नहीं जी काम? तो मैंने आपको कहा था सिर्फ पोर्टर 5 तंग करता है, वो औखा मॉडल होता है। बाकी अब अगले जितने मॉडल आपके पास है ऐसे ही चुटकी वाले मॉडल है। वैल्यू चेन, बीसीजी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और आपके पास आगे शॉर्ट एनालिसिस, ये चुटकी.com वाले सवाल है सारे। लेकिन तंग आप होंगे पेस्टल में हल्का सा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पोर्टर 5 आपको तंग करेगा दबा के एक मरतबा। और AAA मॉडल तो आपकी नींदें हराम कर देगा एक मरतबा। जी जी, वो मुझे पता है जी, वैसे भी उड़ी हुई है आपकी जी। हमारे लेवल का सवाल है, तो ये लेवल का सवाल ही तो है, और एक कौन सा करा रहा हूं जी। नंबर 1, सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारे पास सलून है, मुझे सोल्यूशन हमारे पास आंसर का। अकॉर्डिंग टू द BCG मैट्रिक्स दिस डिवीजन इज अ, ये देखिए इसने जुमला आपको आंसर देने का तरीका बता दिया। आपने पहले बताना है ये कैश का हुआ है, ये पहली आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए आंसर के बाद, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको पता है। आगे क्या देनी है? रीजन। रीजन क्या है बच्चे? इट हैज रिलेटिवली हाई मार्केट शेयर इन एन अदरवाइज लो ग्रोइंग मार्केट। दिस डिवीजन माइट हैव अटेन्ड हाई इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड हैव बिकम एफिशिएंट थ्रू एक्सपीरियंस। ये एक लाइन उसने खुद से लिखी है, आपने ये नहीं लिखी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ऊपर की बात ही वहाँ साबित कर चुकी है कि आपका ये एरिया जो है वो कैश काउ है। न्यू एंट्रेंट वुड बी रिलक्टेंट टू एंटर एज दे मे परसीव दैट मार्केट इज ओल्ड एंड नियर डिक्लाइन। जो कि उसने कहा था ना कि मार्केट, मैंने अभी आपको बताया। अब ये देखिए, ये उसने पोर्टर 5 उसका डाटा उठा के यहाँ लिखा है उसने। जी विजय, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये है तो मॉडल इंटरनल, लेकिन एक्सटर्नल जिक्र आएगा। लेकिन इसको इंटरनल मॉडल इसलिए कहा जाता है कि ये असल में इनर डिवीजन को एनालाइज कर रहा है आपस में। दिस डिवीजन वुड बी कैश रिच हैविंग हाई रिटर्न ऑन, ये बात तो लिखी थी ना उसने। तो ये देखिए उसने तकरीबन 60, 70, 80% डाटा वही उठा के एज लिख दिया। मां सवाए ये 2 लाइनें उसने अपने तौर पर खुद से नई ऐड करने की कोशिश की है। अल्लाह ना करे एग्जामिनेशन सिचुएशन में आपको इस तरह की बातें नहीं आती, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैक्सिमम मार्क्स आपको फिर भी मिल जाने हैं, क्योंकि आपने वैलिड रीजन बयान कर दी है। ये तो बिलफर्ज गुफ्तगू थी, उसने उसको ज़रा थोड़ा सा डाटा को इन्हांस करने की कोशिश की है। आगे देखिए, कॉस्मेटिक्स। According to the BCG matrix, this division is a question mark. This division has a relatively low market share in an otherwise high growing market. तो ये बात वहाँ लिखी हुई है, आप चाहें तो exactly वही जुमला वहाँ से उठा के as it is rewrite कर सकते हैं जो केस स्टडी में लिखा हुआ है। Since the market is growing quickly, there is an opportunity to increase market share, but initially it would require substantial investment to increase or even maintain the existing market share। हमारा चूंकि मार्केट शेयर ही नहीं है अभी, तो इसको बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। आइए बच्चे, अब ये पार्ट बी भी हमारे पास मौजूद है जी। ये ऑलमोस्ट वही डाटा है जो अभी मैंने आपको लाइंस में पढ़ाया था। अब मैं इसको रीड करता हूं, देखिएगा। सलून, इट मे अडॉप्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। नंबर 1, since the market is mature with low prospect of growth, spending on innovation। ये बात वहां लिखी हुई थी जनाब कि इनोवेशन करनी चाहिए।
तो अब देखिए उसने खुद ही लिख दी है, शुड बी लिमिटेड और री इन्वेस्टमेंट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ मार्केट शेयर। तो हमने कहा था कि मार्केट शेयर में अपनी मार्केट लेवल को बढ़ाना चाहिए। वो कहता है बजाय ये कि आप किसी नई प्रोडक्ट की तरफ जाए, पहला काम ये होना चाहिए कि आपका मार्केट शेयर रिटेन होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, कैश काउ। तो कैश काउ में मैंने कहा था अगर आप ऊपर नहीं जा सकते ना जाएं, लेकिन कम से कम सस्टेन रखें अपने आप को, रिटेन रखें अपने उस लेवल को ही। दूसरा, द ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस डिवीजन इज हाई एंड इट माइट बी अर्निंग सब्सटैंशियल नेट कैश इनफ्लो। ये बात मैंने वहां पढ़ी है, यहाँ भी लिखी हुई है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के पीछे प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपका ज्यादा आ रहा है। द एक्सेस कैश मे बी यूज टू डेवलप कॉस्मेटिक डिवीजन। ये देखिए मैंने कितनी खूबसूरत बात बताई है उसने वही बैठे बैठे इसका आंसर दे दिए। उसने कहा कि जो फालतू पैसा है ना, जो तुम्हारी कॉस्मेटिक के अंदर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, वो यहाँ से लो, बजाय कि फाइनेंसिंग करने के पैसा यहाँ से ले लो। अब ये उसने ज़रा थोड़ा सा कहानी अपने तौर पर ऐड करने की कोशिश की है। इस तरह की बातें आप करें तो आपको नंबर ज़रा थोड़े से ज़्यादा मिल सकते हैं जी। तो एक्सेसिव कैश में बी यूज टू डेवलप कॉस्मेटिक डिवीजन विच इज़ इन क्वेश्चन मार्क एंड क्वाड्रेंट इन एनी अदर कहते हैं वायबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो बजाय कहीं और से पैसा लेने के अपने ही पैसे को वहां दोबारा री इन्वेस्टमेंट की जाए। कॉस्मेटिक्स, इट मे अडॉप्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। द मार्केट इज इमर्जिंग, ये तो हमें मालूम है कि मार्केट तो बढ़ रही है तेजी के साथ, विद प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। फैशनिस्टा मे ऑप्ट टू इन्वेस्ट substantially like market activities to increase its market share to become a star and finally a cash cow। यानी वो अपने आप में पैसा लगाए ताकि उसकी ये वाली प्रोडक्ट क्या बने, कैश काउ बने, या कम से कम क्या बने, स्टार बने। और ये बात वो यहाँ बता सकते हैं कि ये पैसा आपके पास जो ऊपर है वो यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इफ़ द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर गुड, ये बात उसने इफ़ कंडीशन के साथ लगाई है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में इसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी तो आपको यहाँ पैसा लगाना चाहिए। सर वो कैश काउ को क्यों कह रहे हैं? पर इसलिए कि आपको मालूम है कि फ़ायदेमंद दो ही चीज़ें हैं ना। सम टाइम क्या होता है कि मार्केट के अंदर इस वक्त तो ग्रोथ होती है, चूँकि ये एनालिसिस करंट का हो रहा होता है, फ्यूचर के क्या हालात है वो तो नहीं आपको पता होते हैं ना, तो इसलिए फोरकास्टिंग भी करनी पड़ती है। इसलिए ये कल इंशाल्लाह जब आप कल सवाल करेंगे ना न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल में फोरकास्टिंग भी आएगी साथ थोड़ी सी। ट्राई कोई चीज़ में मुश्किल तो नहीं ना, थिंग्स आर वेरी सिंपल। कल इंशाल्लाह इससे भी आसान होगा और कैलकुलेशन इससे भी आसान है। तो इंशाल्लाह हम अपना कल काम जब आप तशरीफ़ लाएंगे, या कम से कम जो भी नहीं भी लाएंगे या नेट पे सुनेंगे आप क्लास जो है जो भी आप, तो कम से कम आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना। ये मुफ्त के नंबर होते हैं और इस मरतबा एग्ज़ाम में इन दोनों मॉडल में से एक मॉडल के आने का चांस बहुत ज़्यादा है, या पोर्टर 5 फोर्स या BCG, इन दोनों में से। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।